हेलो, वेलकम टू स्टडी। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य कोई भी पीजीटी एग्जाम की जो है तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या है एनसीईआरटी या एससीईआरटी के इम्पोर्टेंस को जानते हो। तो इसी सीरीज में आज हम लोग जो है क्लास 11th स्टैंडर्ड का जो है हिस्ट्री सब्जेक्ट यूनिट 4 आधुनिकीकरण की ओर पढ़ेंगे। और इस यूनिट में जो है 3 चैप्टर है। पहला है औद्योगिक क्रांति, दूसरा मूल निवासियों का विस्थापन और चौथा है आधुनिकीकरण के रास्ते। तो इस यूनिट का जो है यहाँ पे जो है कुछ इसकी भूमिका और बेसिक जो है क्या खास बात है वो दिया हुआ है। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जो है इसका एक टाइमलाइन दिया हुआ है। तो इस टाइमलाइन को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको पढ़ना, और इसमें जो भी खास बात है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अपना सपोर्ट हमारे लिए बनाए रखिए। तो जो ऑलरेडी जो है पिछले चैप्टर्स में हमने क्या पढ़ा था कि मध्यकालीन और प्रारंभिक आधुनिक विश्व की जो है कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया था, जिसमें क्या क्या था कि सामंतवाद, यूरोपीय पुनर्जागरण और यूरोप तथा अमेरिका के बीच संपर्क अथवा टकराव। तो ये सब जो सामंतवाद, यूरोपीय पुनर्जागरण, यूरोप और अमेरिका का बीच का संपर्क टकराव था, ये सब सारी जो घटनाएं हैं ये आधुनिक विश्व को बनाने में इन घटनाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और ये क्या है, खासतौर से 15वीं शताब्दी के मध्य में ये सारी घटनाएं हुई है। विश्व इतिहास के 2 अन्य परिवर्तनों ने ऐसी जमीन तैयार की जिसे आधुनिकीकरण कहा गया। और ये क्या थे कि औद्योगिक क्रांति और राजनीतिक क्रांतियों की लड़ी, जिसे प्रजा को नागरिक में तब्दील कर दिया। इन राजनीतिक क्रांतियों की शुरुआत जो है वो अमेरिकी क्रांति कब हुई थी? 1776 से 81 तक चली थी। और फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 94 के बीच हुई थी। ब्रिटेन जो है दुनिया का पहला औद्योगिक राष्ट्र रहा है। और इसमें जो है हम लोग जब चैप्टर 9 को पढ़ेंगे तब इसमें इस पर डिटेल्स डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से वो एक औद्योगिक राष्ट्र बना। लंबे अरसे से यह समझा जाता था कि ब्रिटेन के औद्योगिकरण ने दूसरे देशों के औद्योगिकरण के लिए एक आदर्श नमूना या मॉडल प्रस्तुत किया है। और इस चैप्टर को जब और आगे पढ़ेंगे तो ये भी पता चलेगा कि इतिहासकारों ने औद्योगिकरण संबंधी पहले के कुछ विचारों को लेकर प्रश्न उठाए हैं। हालांकि प्रत्येक देश ने दूसरों के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है, फिर भी औद्योगिकरण के प्रस्तुत नमूनों का अंधानुकरण नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ कि ब्रिटेन में कोयला और सूती कपड़े के उद्योगों का विकास औद्योगिकरण के पहले चरण में हुआ था, जबकि रेलवे के आविष्कार ने इस प्रक्रिया के दूसरे चरण की शुरुआत की। तो यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि जब ब्रिटेन में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई तो औद्योगिकरण का जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आया तो वो 2 चरणों में आया। पहला चरण में क्या था कि कोयला और सूती कपड़ा, और दूसरे चरण में रेलवे का आविष्कार। और अन्य देशों में जैसे रूस में क्या है औद्योगिक विकास काफी देरी से शुरू हुआ था। और 19वीं शताब्दी के आखिर में यहाँ रेलवे और भारी औद्योगिकरण के पहले चरण में विकसित होने लगे थे। इसी तरह औद्योगिकरण में राज्य और बैंकों की भूमिका जो थी वो प्रत्येक देश में भिन्न भिन्न रही। और क्या है, जिस तरह से ब्रिटेन के औद्योगिक विकास की चर्चा चैप्टर 9 में डिटेल्स में की गई है, उससे क्या है कि अन्य औद्योगिक देश जो थे जैसे अमेरिका और जर्मनी जो महत्वपूर्ण औद्योगिक शक्तियां रहे हैं, वो औद्योगिक प्रगति के बारे में जो है हम लोग ऑटोमेटिक क्या है क्यूरियोसिटी जागेगी कि ब्रिटेन में था तो अमेरिका और जर्मनी में कैसा था। ब्रिटेन को औद्योगिकरण की कितनी मानवीय और भौतिक कीमत चुकानी पड़ी, गरीब मजदूर खासकर बच्चों की दुर्दशा, पर्यावरण क्षय और हैजा तथा तपेदिक की महामारियां, ये भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे जब हम लोग क्या है कि चैप्टर 11 में जाएंगे तब हम लोग पढ़ेंगे कि जापान में जो है किस तरह से कैडमियम और पारे के जहर के फैलने से हुए औद्योगिक प्रदूषण बढ़ा, और जिसने क्या है लोगों के अंधाधुंध औद्योगिकरण के खिलाफ जन आंदोलन करने के लिए जागृत किया। यूरोपीय शक्ति ने क्या किया था कि औद्योगिक क्रांति के बहुत पहले से अमेरिका, एशिया और दक्षिण अफ्रीका के हिस्सों में उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। और जब चैप्टर 10 पढ़ेंगे तो उसमें क्या है कि हम लोग यूरोपीय उपनिवेशियों द्वारा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के साथ किए गए बर्ताव की कहानी को पढ़ेंगे। आबादकारों की जो बुर्जुआ मानसिकता थी, उन्हें किस तरह से जमीन और पानी से लेकर सब कुछ बेचने और खरीदने के लिए प्रेरित किया। लेकिन जो मूल निवासी थे, जो यूरोपीय अमेरिका को क्या है असभ्य नजर आते थे, उनका पूछना था, है ना, क्या पूछना था कि अगर आप हवा की ताजगी और पानी के बुलबुलों के मालिक नहीं है तो उसे कोई कैसे खरीद सकता है। मूल निवासियों को क्या था कि जमीन, मछली और जानवरों पर मालिकाना हक जताने की जरूरत महसूस नहीं है।
क्यों? क्योंकि इन चीजों को बेचने और खरीदने की वस्तुओं के रूप में बदलने की उनकी जो है कोई इच्छा नहीं थी। अगर चीजों के आदान प्रदान की जरूरत थी तो उन्हें आसानी से उपहार में दिया जा सकता था। और जाहिर है कि मूल निवासी और यूरोपीय सभ्यता की जो प्रतिनिधि अवधारणाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मूल निवासियों ने यूरोपीय अतिवृष्टि से अपनी संस्कृति को मिटने नहीं दिया। हालांकि 20वीं सदी के मध्य की अमेरिकी और कनाडा की सरकारें जो चाहती थी कि मूल निवासी जो है वो मुख्य धारा से जुड़े, मेन स्ट्रीम से आके जुड़े। और इसी दौर में क्या था कि ऑस्ट्रेलिया में सत्ताधारियों ने उनकी परंपरा और संस्कृति को पूरी तरह से नजरअंदाज भी करने का प्रयास किया। एक तरफ तो कह रही थी कि मूल निवासी को मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए, और दूसरी तरफ क्या था कि ऑस्ट्रेलिया में जो सत्ताधारी थे उनकी जो है परंपरा और संस्कृति को पूरी तरह से नजरअंदाज करने का प्रयास किया। तो किसी को भी मतलब इसमें हैरत हो सकता है कि आखिर मुख्य धारा या मेन स्ट्रीम का मतलब क्या है। आर्थिक और राजनीतिक शक्ति किस तरह मुख्य धारा की संस्कृति के निर्माण को प्रभावित करती है। पश्चिमी पूंजीवाद, व्यापारिक, औद्योगिक और वित्तीय, और 20वीं सदी के शुरू के जापानी पूंजीवाद ने तीसरी दुनिया के बहुत से हिस्सों में उपनिवेश बनाए। इनमें से जो है कुछ ऐसे उपनिवेश थे जहां यूरोपीय गोरे लोग बस गए। उपनिवेश मतलब कॉलोनीज। अन्य जैसे कि भारत में ब्रिटिश शासन सीधे औपनिवेशिक नियंत्रण के उदाहरण है। 19वीं और प्रारंभिक 20वीं सदी का जो है चीन उपनिवेशवाद की तीसरी किस्म का उदाहरण है। और यहाँ जो है ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, अमेरिका और जापान ने बिना सत्ता हाथ में लिए चीन के मामलों में दखल अंदाजी की। उन्होंने क्या है देश के संसाधनों का भी भरपूर फायदा उठाया। इससे चीन की प्रभुसत्ता को गंभीर ठेस पहुंची और चीन का दर्जा जो है वो अर्ध उपनिवेश का हो गया। लगभग सभी देशों में क्या था कि शक्तिशाली राष्ट्रीय आंदोलनों में क्या है औपनिवेशिक शोषण को चुनौती थी। वैसा राष्ट्रवाद बिना औपनिवेशिक संदर्भ के भी उभरा, जैसे कि पश्चिम या जापान में। और सभी किस्मों के राष्ट्रवाद जो है लोक प्रभुसत्ता के सिद्धांतों पर आधारित है। और राष्ट्रीय आंदोलनों का मानना है कि राजनीतिक सत्ता जो है वो जनता के हाथ में होनी चाहिए। और इसी वजह से राष्ट्रवाद एक आधुनिक अवधारणा है। नागरिक राष्ट्रवाद भाषा, धर्म, जाति और लिंग पर ध्यान दिए बिना प्रभुसत्ता जो है वो सभी लोगों के हाथ में प्रदान करता है, और ये बराबर अधिकार वाले नागरिकों का समुदाय बनाने की कोशिश करता है। और राष्ट्रीयता को क्या है जातीयता और धर्म से परे हटकर नागरिकता से परिभाषित करता है। जातीय और धार्मिक राष्ट्रवाद जो है वो राष्ट्रीय एकता का निर्माण किसी भाषा, धर्म या कुछ परंपराओं के इर्द गिर्द बनाने की कोशिश करते हैं, जहां लोगों को क्या है जातीयता के आधार पर परिभाषित किया जाता है। लोगों को क्या है जातीयता के आधार पर परिभाषित किया जाता है, और ना कि समान नागरिकता के आधार पर। और बहुजातीय देशों में क्या है कि जातीय राष्ट्रवादी प्रभुसत्ता चुने हुए समूहों, समुदायों तक सीमित कर सकते हैं, जिन्हें अल्पसंख्यक समुदायों की तुलना में जो है बेहतर समझा जाता है। समसामयिक काल यानी कि कंटेम्परेरी टाइम पीरियड में क्या है कि अधिकतर पश्चिमी देश जो है वो राष्ट्रीयता की जातीयता की बजाय समान अधिकारों से परिभाषित करते हैं। तो क्या है कि पश्चिमी देशों का मानना है कि जो राष्ट्रीयता की जातीयता जो है वो समान अधिकारों से परिभाषित किया जाना चाहिए। लेकिन इसका एक प्रमुख अपवाद जर्मनी है, जहां जातीय राष्ट्रवाद की विचारधारा का लंबा और कष्टदायी इतिहास रहा है। तो जर्मनी का जो है जातीय राष्ट्रवाद का एक बहुत ही लंबा और कष्टदायी इतिहास है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं किस तरह से हिटलर का शासन वहां पे रहा है, और हिटलर ने जो है यहूदियों पर किस तरह से जुल्म किया। तो ये इतिहास एक तरह से 1806 में जर्मन राज्यों पर फ्रांस के शाही कब्जे के खिलाफ जो है प्रतिक्रिया से शुरू हुआ। नागरिक राष्ट्रवाद की विचारधारा जो है विश्व में जातीय धार्मिक राष्ट्रवाद के साथ प्रतियोगिता करती आई। यही हाल जो है आधुनिक भारत, चीन और जापान में भी रहा है ना। तो जैसे औद्योगिकरण के भिन्न भिन्न तरीके रहे हैं, वैसे ही आधुनिकरण के जो है कई मॉडल देखने को मिले हैं। विभिन्न समाजों ने अपनी जो है विशिष्ट आधुनिकता विकसित की है, और इस मामले में जापानी और चीनी उदाहरणों से बहुत कुछ समझा जा सकता है। तो जापानी उपनिवेशी जो है वो नियंत्रण से आजाद रहने में वो सफल रहा। तो जापान एक ऐसा देश था जिसमें क्या है कि उपनिवेशी नियंत्रण नहीं हो पाया था, और उसी से वो आजाद रहने में सफल रहा। और 20वीं सदी के दौरान जब तेजी से आर्थिक और औद्योगिक प्रगति कर सका, और जब क्योंकि वो कॉलोनी नहीं बना था, इसीलिए वो 20वीं सदी के दौरान तेजी से आर्थिक और औद्योगिक प्रगति कर सका। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में हुई शर्मनाक हार के बाद जापानी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण को केवल युद्ध के बाद के चमत्कार के रूप में नहीं देखना चाहिए।
नहीं देखना चाहिए। तो इसी के बारे में जो है डिटेल्स में हम लोग जो है चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि ये उस उन्नति का नतीजा था जो जापान 19वीं और 20वीं शताब्दी के शुरू में बनाने में कामयाब हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 1910 तक जापान में क्या था कि प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने के लिए फीस लगभग खत्म हो गई थी और सभी बच्चों के लिए दाखिला जो है वो अनिवार्य था, कंपलसरी था। फिर भी जापानी आधुनिकीकरण की या अन्य किसी भी देश की तरह उनकी जो है अपनी दिक्कतें थी। लोकतंत्र और सैन्यवाद के बीच जातीय राष्ट्रवाद और नागरिक राष्ट्र निर्माण के बीच, जिसे बहुत से लोग क्या है जापानी परंपरा और पश्चिमीकरण भी कहते हैं। चीनियों ने क्या किया था, औपनिवेशिक शोषण का और अपने नौकरशाह सामंत वर्ग का प्रतिरोध किसान विद्रोह सुधार क्रांति के जरिए किया। 1930 के दशक के शुरुआती सालों में चीनी साम्यवादी पार्टी, जिसकी ताकत जो है किसानों में थी, उसने औपनिवेशिक शक्तियों का और देश के कुलीन वर्ग का प्रतिनिधित्व करे राष्ट्रवादियों का सामना करना शुरू किया। और क्या किया था कि उन्होंने अपने विचार जो है वो देश के कुछ चुने हुए हिस्सों में आजमाना शुरू। ये चीन के बारे में कहा जा रहा है। तो क्या है कि चीनी में जो है उनकी समतावादी विचारधारा, भूमि सुधारों पर जोर और महिलाओं की समस्याओं के प्रति जागरूकता ने 1949 में विदेशी उपनिवेशवाद और राष्ट्रवादियों को जो है उखाड़ फेंकने में मदद की। और एक बार जो है सत्ता में आने के बाद वे असमानताएं घटाने, शिक्षा फैलाने और राजनीतिक जागरूकता को बनाने में सफल रहे। इसके बावजूद क्या है कि देश जो है एक पार्टी ढांचा और राज्य प्रायोजित दमन ने 1960 के दशक के मध्य के बाद राजनीतिक व्यवस्था के साथ बढ़ते हुए असंतोष में जो है वो योगदान दिया। लेकिन साम्यवादी पार्टी जो था काफी हद तक देश पर अपना नियंत्रण रख पाई है, क्योंकि बाजार के कुछ सिद्धांतों को अपनाकर उन्होंने खुद का पुनराविष्कार किया और चीन को आर्थिक शक्ति में तब्दील करने के लिए कड़ी मेहनत की। विभिन्न देशों ने क्या है कि आधुनिकता को अलग अलग तरीके से समझा है और अलग अलग तरीकों से प्राप्त करने की कोशिश की है। हर रास्ता अपनी परिस्थिति और विचारों के संदर्भ में दिलचस्प कहानी पेश करता है और ये भाग जो है उस कहानी के कुछ पहलुओं से आपका परिचय भी करवाएगा। तो जो है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं, उसको हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो है यहाँ पे जो है युवक का चित्र दिया हुआ है। ये 25 वर्षीय चार्ल्स लिंडबर्ग है और इन खास बात क्या है कि ये 1927 में 25 वर्षीय चार्ल्स लिंडबर्ग की एक इंजन वाले हवाई जहाज में अटलांटिक महासागर को पार करते हुए न्यूयॉर्क से पेरिस की यात्रा की जो है ये एक तस्वीर है। और इसी से जो है दुनिया को जोड़ना का जो सिलसिला है उसमें भी ये एक कड़ी है। यहाँ पे दिया है दुनिया को जोड़ना जो है ये लिपिस की फिगर नामक मूर्ति है और उन्होंने 1920 के दशक में इसे बनाए और इस पर मध्य अफ्रीका की मूर्ति कला का जो है असर है। तो दुनिया को जोड़ने का जो है कॉन्सेप्ट है, उसी पे जे लिप्सित की फिगर जो है ये नाम है जे लिप्सित की फिगर। अच्छा, जे लिप्सित जो है उन्होंने फिगर नामक मूर्ति बनाई। ये जो मूर्ति है इनका नाम जो है फिगर है और ये 1920 के दशक में बनाए थे। यहाँ पे एक और चित्र है ना, ये जापानी चित्र है और ये क्या है कि ये जापान का जो जैन चित्रकारी कहलाता है। और इसमें क्या खास बात है कि पश्चिमी कलाकार ऐसे चित्रों की प्रशंसा करते थे और 1920 के ही दशक में अमेरिका के जैन का प्रभाव जो है वो निराकार अभिव्यंजनावादी या एक्सप्रेनिस्ट के रूप में पड़ा। तो अब आगे हम लोग जो है इसका जो है टाइमलाइन को पढ़ेंगे। तो ये टाइमलाइन जो है ये हमको बताएगी कि पिछले 300 वर्षों में दुनिया के अलग अलग भागों में क्या घटित हो रहा है और किस प्रकार विभिन्न देशों के लोग जो है वो हमारे आधुनिक विश्व के निर्माण में क्या योगदान दे रहे हैं। तो हम ये भी पढ़ेंगे कि विश्व में जो है पिछली शताब्दी में हुए अफ्रीका के दास व्यापार और दक्षिणी अफ्रीका में रंगभेद शासन की स्थापना, यूरोप में सामाजिक आंदोलनों, राष्ट्र राज्यों के निर्माण, सामाजिक शक्तियों के विस्तार, उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया, जनतांत्रिक और उपनिवेश विरोधी आंदोलन के विषय में हम बताएंगे। ये चैप्टर्स हमें क्या है कुछ ये मतलब चैप्टर नहीं, ये टाइमलाइन जो है हमें उन कुछ अन्वेषणों और प्रौद्योगिक विकास के विषय में भी जानकारी देगी जो आधुनिकता संबंधी विचारों के सहयोगी है।
तो जैसा कि सभी मतलब क्या है टाइमलाइंस के साथ हुआ है कि टाइमलाइन कुछ तिथियों पर ही प्रकाश डालती है और इसके अलावा कुछ और भी तिथिज होती है या डेट्स होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन जब हम इन टाइमलाइन को पढ़ेंगे तो उन कड़ियों को देखते हैं जो मिसिंग है। तो ये ना सोचे कि आपको केवल इन्हीं तिथियों को जानना है, इनका भी पता लगाना जरूरी है। जब हम लोग कालक्रम में पढ़ेंगे कि विभिन्न तिथियों हम क्या है कि उस पर जो है कौन सा है क्या है, मतलब उसका डिटेल्स को भी चेक करना है। तो टाइमलाइन में सबसे पहले है कि अफ्रीका और यूरोप देशों का जो है कंपैरेटिव स्टडी। तो डेट जो है वह 1720 से लेकर 30 ईस्वी के टाइम पे अफ्रीका में क्या हुआ था कि पश्चिम अफ्रीका में स्थित दाहोमी के राजा आगाज, उनका टाइम पीरियड 1724 से 34 था। उसने दास व्यापार पर प्रतिबंध लगाया और 1740 में इसे फिर से लागू किया गया। तो यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, इसमें दास व्यापार किस तरह से होता था इसका एक झलक दिखाई पड़ता है। वहीं यूरोप का यहाँ पे जो है डेटा एकत्रित नहीं है अभी। तो 1730 से 40 का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में यूरोप में क्या हुआ था कि कैरोलस लिनेयस ने पौधों और जानवरों का वर्गीकरण करने के लिए एक वर्गीकीय प्रणाली, जिसे टैक्सोनॉमिक सिस्टम भी कहते हैं, उसकी खोज की। और इसका जो एग्जैक्ट टाइम था वो 1735। 1750 से 60 ईस्वी के क्या हुआ था कि दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में पहली बार चेचक यानी कि 1755 में चेचक का प्रकोप हुआ, जिसे नाविकों ने फैलाया था। 1770 से 1780 के दशक के बीच अंतरराष्ट्रीय दास व्यापार जो था अपने चरम उत्कर्ष पर था और सारी उपनिवेशिक शक्तियां दास व्यापार कर रही थी। लाखों अश्वेत अफ्रीकी लोगों को क्या है प्रत्येक वर्ष अटलांटिक के पार भेजा जाता है, जिनमें 2/3 समुद्री यात्रा के दौरान ही मर जाते थे। और उसी ही दशक में यूरोप में क्या हो रहा था कि रूस में इमैलियन फगाचेव ने क्रिसक विद्रोह किया था और ये विद्रोह का जो टाइम पीरियड था वो 1773 से 1775 का उन्होंने नेतृत्व किया था। 1780 और 90 के दशक में जो है यूरोप में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी थी, वो था फ्रांसीसी क्रांति, जो 1789 में प्रारंभ हुआ था। 1800 से लेकर 1810 ईस्वी के बीच क्या है कि मोहम्मद अली ने मिस्र में शासन किया और 1805 से 48 के बीच मिस्र जो है वो ऑटोमन साम्राज्य से अलग हो गया। वहीं 1820 से लेकर 1830 के बीच क्या हुआ था कि पश्चिम अफ्रीका में लाइबेरिया की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1822 में, जो स्वतंत्र दासों का देश था। वहीं यूरोप में उस टाइम पीरियड में क्या हुआ था कि 1823 में ही लुई ब्रेल ने अंगुलियों से पढ़ने की प्रणाली को विकसित किया और 1825 में इंग्लैंड में जो है सबसे पहले यात्री रेलगाड़ी चलाई गई थी। 1830 से 40 ईस्वी के बीच क्या था कि अब्दुल कादिर ने फ्रांसीसियों के अल्जीरिया में बसने के विरुद्ध 1832 से 47 ईस्वी के बीच आंदोलन किया था। तो 1840 से 50 के बीच यूरोप में क्या हुआ था कि अनेक यूरोपीय देशों में उदारवादी और सामाजिक आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और कब हुआ था ये? 1848 में। 1860 और 70 के बीच क्या हुआ था कि अफ्रीका में विश्व के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों में से एक जो मार्ग था, जिसे स्वेज नहर कहते हैं, उसको व्यापार हेतु खोला गया था। वहीं यूरोप में क्या हुआ था कि रूसी कृषिदासों सर्ब्स को जो है वो स्वतंत्र किया गया था और इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1861। 1880 से 1890 के बीच यूरोप में हुआ था कि यूरोप के लोगों का अफ्रीका के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ और यूरोप में क्या होता है 1870 से 80 के दशक के बीच जर्मनी और इटली जो एक संयुक्त राष्ट्र राज्यों के रूप में उभर कर आए। 1890 से 1900 के बीच क्या हुआ था कि 1895 में पहली फिल्म का निर्माण हुआ और पहला ओलंपिक खेल जो है वो एथेंस में संपन्न हुआ। कब हुआ? 1896 में। 1900 से 1910 के बीच जो है कि महात्मा गांधी ने नस्लवादी कानूनों के खिलाफ सत्याग्रह की वकालत की। कब की थी? 1906 में। और 1910 से 1920 के बीच क्या हुआ था कि दक्षिण अफ्रीका ने श्वेत लोगों के लिए 87% भूमि आरक्षित करने हेतु कानून बनाए। कब कानून बनाई गई है? 1913 में। और प्रथम विश्व युद्ध जो है वो कब शुरू हुआ था? 1914 से 1918 के बीच। और 1917 में क्या था कि रूसी क्रांति भी हुआ। 1920 और 30 के बीच यानी कि 1923 में क्या था कि मुस्तफा कमाल के नेतृत्व में तुर्की गणराज्य बना था। और 1930 से 40 के बीच क्या होता अफ्रीका में कि अंगोला से मोजाम्बिक तक प्रथम ट्रांस अफ्रीकी रेल सेवा पूर्ण हुई थी। कब हुई थी? 1931 में। और यूरोप में क्या होता कि हिटलर ने जर्मन शासन की बागडोर हथिया ली 1933 में और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ 1939 से 1945 तक। 1940 से 50 के बीच क्या होता कि दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकी नेशनल पार्टी की विजय हुई। कब? 1948 में। रंग भेद नीति की भी स्थापना हुई थी। ब्रिटेन ने आयरिश स्वतंत्रता को मान्यता दी थी 1949 ईस्वी में।
वहीं 1950 से 60 ईस्वी के बीच क्या था कि उप सहारा अफ्रीकी क्षेत्र में घाना जो है प्रथम स्वतंत्र देश बना, कब? 1957 में। और यूरोप में क्या हुआ था कि 1957 में डीएनए की खोज की गई थी और रूस ने अंतरिक्ष यान स्पुतनिक भी भेजा था। 1960 से 70 के बीच अफ्रीका एकता संघ की स्थापना हुई थी, कब? 1963 में। और 1900 जो है 68 में क्या हुआ था कि यूरोप में एक विरोध आंदोलन चलाया गया था। 1980 से 90 के दशक में, इनफैक्ट एग्जैक्ट 1985 में क्या हुआ था कि मिखाइल गोर्बाचोव थे, वो सोवियत रूस के नेता बने। और 1989 में संपूर्ण विश्व में जो है वेब का प्रारंभ हुआ, जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसका प्रारंभ 1989 में शुरू हुआ था। 1990 से 2000 के बीच क्या होता कि दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को रिहा किया गया और रंगभेद को समाप्त करने की प्रक्रिया भी जो है इस टाइम पे आरंभ हुई थी। वहीं यूरोप में क्या होता है कि 1997 में जो है डॉली नामक एक क्लोन भेड़ बनाई गई, जिसे आनुवांशिक इंजीनियरिंग की सीमा के बारे में नए विवाद प्रारंभ हुए। अब जो हम लोग एशिया और दक्षिण एशिया का जो है कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि 1720 से 30 के दशक में एशिया में क्या हुआ था कि गुजुन तिसु जिसेंग जो थे नामक विशाल विश्वकोश को चीन के मंचू शासक कांगची ने छपाकर उस पर अपना मतलब अधिकृत कर लिया। वहीं 1740 से 50 के दशक में दक्षिण एशिया में क्या हुआ था कि मराठों ने जो है उत्तरी भारत में अपनी प्रभुत्व का विस्तार किया। यहाँ पे दक्षिणी एशिया से मतलब जो भारत है, भारत क्या था क्योंकि उस टाइम अखंड भारत था, मतलब जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का एरिया वो भारत में था, इसीलिए जो पूरा ये दक्षिण एशिया में ही आ जाएगा। 1750 से लेके 1760 का जो दशक है उसमें एओकी कोनियो जो थे एक जापानी विद्वान थे और 1758 में उन्होंने क्या किया था, डच जापानी शब्दकोश का संकलन किया। वहीं दक्षिण एशिया में क्या हुआ था कि 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब को पलासी के युद्ध में पराजित कर दिया था। 1780 से 90 के दशक में क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने भारत से चीन को अफीम का निर्यात किया, जिसमें अत्यधिक वृद्धि हो गई थी। वहीं 1790 से 1800 के दशक में क्या हुआ था कि रंजीत सिंह ने पंजाब में सिख राज की स्थापना की थी, कब की थी? 1799 में। 1820 से 30 ईस्वी के बीच क्या हुआ था कि जावा के लोगों के डचों के खिलाफ बगावत 1825 से 30 के बीच हुई थी। वहीं 1829 में सती प्रथा को जो है गैर कानूनी घोषित किया गया था भारत में। 1830 से 40 के बीच, इनफैक्ट 1839 एग्जैक्ट टाइम पीरियड है कि ऑटोमन सुल्तान अब्दुल मजीद ने आधुनिकरण के कार्यक्रम शुरू किए थे। और 1850 से 60 के दशक के बीच क्या हुआ था कि थाईलैंड के जो राजा थे, राजा रामा चतुर्थ का शासन शुरू हुआ और उसने अपने देश में विदेशी व्यापार की शुरुआत की। इसका टाइम पीरियड, एग्जैक्ट टाइम पीरियड क्या था? 1853। वहीं भारत में 1853 में क्या हो रहा था कि रेल और टेलीग्राफ लाइन का आरंभ हुआ और 1857 में जो है महान विद्रोह या फिर जो है सिपाही विद्रोह हुआ था। 1860 से 70 के दशक में एशिया में क्या होता है कि फ्रांसीसियों ने इंडो चीन, जिसे दक्षिण एशिया में आधिपत्य का जो है प्रारंभ शुरू किया 1862। और 1870 से 80 के दशक के बीच जो है इनफैक्ट 1872 में जापान की प्रथम रेल सेवा शुरू हुई और ये टोक्यो से याकोहामा तक चली थी, और 1876 से 78 के बीच जो है दक्कन और दक्षिण भारत में अकाल से 50 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। 1880 से 90 के दशक के बीच ब्रिटेन ने जो है म्यांमार पर अधिकार किया और ये टाइम पीरियड क्या था? 1885 से 86। और 1885 में ही जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी का जो है स्थापना हुई थी मुंबई में। और इस चित्र में देख सकते हैं कि प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है 1885 में जो 72 डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया था उसका चित्र दिया हुआ है। 1900 से 1910 के बीच क्या हुआ था कि एशिया में जो है 1905 में जापानी जल सेना ने जो है वो रूसी जहाजी बेड़ा को परास्त कर दिया था। और 1910 से 1920 के बीच क्या हुआ था कि 1917 में ही बेलफोर घोषणा पत्र ने फिलिस्तीन में यहूदियों को स्वदेश देने का घोषित आश्वासन दिया था। ये कब हुआ था? 1917 में। और यही विवाद जो है अभी भी चल ही रहा है वहां पे। 1920 से 30 के बीच क्या हुआ था कि महात्मा गांधी ने 1921 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया और ईवी रामास्वामी नायकर ने तमिलनाडु में सम्मान आंदोलन प्रारंभ किया 1925 में। 1930 से 40 के दशक में 1934 में क्या हुआ था कि इराक के सीरिया तक ब्रिटिश तेल पाइपलाइन बनी और 1931 में आर्देशिर ईरानी की जो है आलम आरा फिल्म सबसे पहली जो है यह टॉकी फिल्म थी।
और बगदाद को इस्तांबुल से जोड़ने वाली जो बर्लिन बगदाद रेलवे का परिचालन भी कब 1940 में शुरू हुआ था। 1940 से 50 के बीच क्या हुआ था कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने जापानी नगर हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में अणुबम गिराया, जिसमें लगभग 1,20,000 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और बाद में भी जो है बहुत से लोग विकिरण के प्रभाव से मरे। चीनी लोक गणतंत्र का संगठन कब हुआ था? 1949 में हुआ था। वही 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई और भारत और पाकिस्तान दोनों को 1947 में जो है स्वतंत्रता मिली। 1950 से 1960 के बीच जो है 1955 में ही बागडुंग सम्मेलन हुआ और बागडुंग सम्मेलन में क्या खास बात थी कि उसने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को मजबूत किया और 1950 में जो है भारत जो है वो गणतंत्र बना। 1960 से 70 के दशक में क्या हुआ था कि 1964 में फिलिस्तीनी शरणार्थियों को एकत्रित करने के लिए अरब नेताओं ने फिलिस्तीन मुक्ति संगठन की स्थापना की और 1965 से लेकर 73 के बीच वियतनाम में युद्ध शुरू हो गया। वहीं दक्षिण एशिया में क्या हो रहा था कि 1960 में सीरी माबो भंडार नायके जो है वो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। 1970-80 के दशक में क्या हुआ था कि ईरान के शाह का तख्ता पलट 1979 में कर दिया गया था और 1971 में बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से अलग होकर स्वतंत्र राष्ट्र बना था। 1980 से 90 के बीच जो है बेगिंग चीन के सियानमेन चौक में प्रजातंत्र के लिए विशाल प्रदर्शन किया गया था और ये कब हुआ था? 1989 में। वही क्या है कि 1984 में भारत में एक बहुत ही दुखदायी घटना घटी थी। क्या था? भोपाल यूनियन कार्बाइड या कीटनाशी ये प्लांट में रिसाव हो गया था और ये इतिहास में बहुत ही भयंकर औद्योगिक दुर्घटना थी जिसमें हजारों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। 1990 से 2000 के बीच क्या होता है कि इराक, कुवैत और अमेरिका के मध्य खाड़ी युद्ध छिड़ गया था। वहीं 1998 में भारत और पाकिस्तान दोनों ने जो है नाभिकीय परीक्षण किए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जैसे कि ये खाड़ी युद्ध का एक चित्र दिया हुआ है और ये जवाहरलाल नेहरू का चित्र दिया हुआ है। अब हम लोग जो है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जो है प्रशांत महासागरीय द्वीप जिसे कहते हैं उसके टाइमलाइन को एज ए कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। तो 1720 से 30 के दशक में अमेरिका में क्या हुआ था कि 1727 में पुर्तगालियों ने ब्राजील में कॉफी का प्रचलन किया और 1722 में क्या हुआ था कि डच नाविक रोगोविल ने सामोआ द्वीपों और प्रशांत महासागर के ईस्टर द्वीप में पहुंचा। 1730 से 40 के बीच क्या हुआ था कि स्टोनो दास विद्रोह का नेतृत्व जो है एक शिक्षित दास जेमी ने किया था और कब किया था? ये 1739 में इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। 1740 से 50 के दशक के बीच अमेरिका में क्या हुआ था कि 1742 में ही जुआन सेंटोस नामक एक व्यक्ति ने, जिसे आता हुआ अल्फा 2 भी कहते हैं, उसने पेरू के मूल निवासियों का नेतृत्व किया किंतु उसका विद्रोह जो है वो असफल रहा। और 1760 से 1770 के दशक में क्या हुआ था कि ब्रिटिश लोगों के विरुद्ध ओटावा कबीले के चीफ पेंटियक ने 1760 में विद्रोह प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। और जो है ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा था कि कैप्टन कुक जो है वो 1768 से 1771 के बीच प्रशांत महासागरीय 3 यात्रियों में प्रथम बार जो है उन्होंने यात्रा की थी। 1770 से 80 के दशक के बीच क्या हुआ था कि 1776 में ही अमेरिकी घोषणा पत्र जो है आया था और 1780 to 90 के दशक में क्या होता है कि अमेरिका का संविधान बना और 1787 में डॉलर का पहली बार अमेरिकी मुद्रा के रूप में प्रयोग शुरू हुआ। और प्रथम वहीं ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा था कि प्रथम ब्रिटिश अपराधियों को 1788 में ऑस्ट्रेलिया के बोटानी बे जो है वहां भेजा गया, वो एक जेल है। और 1800 से 1810 के दशक में क्या हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया में मैथ्यू फिलंडर्स ने जो है 1801 से 1803 के बीच जो है उन्होंने परिक्रमा की और ऑस्ट्रेलिया का नाम रखा जिसका अर्थ है दक्षिण। मतलब पूरा ऑस्ट्रेलिया का जो परिक्रमा किसने किया था? मैथ्यू फिलिंडर्स। और उसको उसके जो है अवस्थिति के अनुसार जो है क्योंकि ये दक्षिण साइड में इसका अर्थ दक्षिणी होता है, ऑस्ट्रेलिया नाम रखा। कब रखा? 1801 से 1803 के बीच। वहीं 1820 से 30 के दशक में क्या होता कि 1821 में ही साइमन बोलीवर नामक एक व्यक्ति ने वेनेजुएला को जो है वो स्वतंत्रता दिलवाई। और 1830 से 40 के बीच क्या हुआ था कि अमेरिका में ट्रेल ऑफ टीयर्स या आंसुओं की पगडंडी, जिसमें क्या हजारों पूर्वी क्षेत्र के अमेरिकी मूल निवासियों को 1838 में ही क्या है जबरन पश्चिम की ओर खदेड़ा गया, जिनमें बहुतों ने क्या है मार्ग में ही दम तोड़ दिया था। और इसी घटना को ट्रेल ऑफ टीयर्स, और ये अमेरिका का इतिहास का जो एक बहुत ही निंदनीय इतिहास है, ट्रेल ऑफ टीयर्स।
वहीं 1831 में क्या होता है कि चार्ल्स डार्विन ने प्रशांत महासागर में गलपगोस द्वीपों की यात्रा की, जिसके फलस्वरूप विकास के सिद्धांत को समझने में जो है सहायता मिली। 1840 से 50 के दशक में क्या होता है कि 1838 में ही सेनेका फॉल्स, वहां पे क्या होता है कि न्यूयॉर्क की बैठक में अमेरिकी महिलाओं को समान अधिकार का आह्वान किया गया था। और 1840 में ब्रिटिश और माओरीस ने न्यूजीलैंड में वेटंगी की संधि पर हस्ताक्षर किया। और इस संधि में क्या था कि इसके बाद माओरीस लोगों ने जो है अनेक विद्रोह किया था 1844 से 1888 तक। वहीं 1850 से 60 के दशक में क्या हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच भाप की नियमित जलयान सेवा पहली बार 1856 में शुरू की गई थी। 1860 से 70 के दशक में क्या हुआ था कि अमेरिका में 1861 से 1865 तक गृह युद्ध चला। वहीं संविधान के 13वें संशोधन के द्वारा दास प्रथा पर भी जो है प्रतिबंध लगाया गया। वहीं 1868 में ब्रिटेन में ऑस्ट्रेलिया बंदियों को भेजने पर जो है प्रतिबंध लगाया गया। 1870 से 80 के बीच टेलीफोन रिकॉर्ड प्लेयर बिजली के बल्ब का जो है अन्वेषण शुरू हुआ। और 1886 में जो है कोका कोला की खोज हुई थी। तो कोका कोला की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? 1889, जो अभी तक हमारे क्या है डे टू डे लाइफ का हिस्सा है। और 1890 से 1900 के बीच यानी कि 1893 में न्यूजीलैंड में महिलाओं को जो है मताधिकार मिला। 1900 से 1910 के बीच राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया। और कब किया? यह टाइम पीरियड था 1903 में। वहीं 1910 से 1920 के बीच हेनरी फोर्ड ने कार का उत्पादन प्रारंभ किया। और ये इसका टाइम पीरियड था 1913। और वहीं 1914 में क्या होता है कि अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली पनामा नहर जो है ये खोली गई थी। वहीं 1918 में क्या हुआ था कि पश्चिम सेमियों की 1/5 जनसंख्या जो है वो इन्फ्लुएंजा से समाप्त हो गई। 1920 से 30 में, इनफैक्ट 1929 में जो है अमेरिका की ऑल स्ट्रीट एक्सचेंज में जो है वहां भारी गिरावट आई। और इससे महामंदी का दौर शुरू हुआ, ग्रेट ईयर ऑफ डिप्रेशन। और 1932 तक लगभग 1 करोड़ 20 लाख व्यक्ति जो है वो बेरोजगार हो गया था। और 1929 में क्या हुआ था कि न्यूजीलैंड के सरकार के विरुद्ध सीमाओं के मो लोगों ने जो है विद्रोह कर दिया था। 1940 से 50 के दशक में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया। और 1950 से 60 के दशक में, इनफैक्ट 1958 में क्या हुआ था कि क्यूबा में क्रांति के बाद फिडेल कास्ट्रो जो है वो सत्ता में आए थे। 1960 से 70 के दशक में क्या था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक आंदोलन शुरू हुआ था। कब? 1963 में। और अमेरिकी नागरिक अधिकार अधिनियम कब पेश हुआ? वो 1964 में। प्रजातंत्र और उस अधिकार अधिनियम में क्या था, उसी ने प्रजातीय पार्थक्य पर प्रतिबंध लगाया। प्रजातीय पार्थक्य मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उस पर बैन लगाया गया। कब? 1964 में। और नागरिक अधिकार के जो नेता थे मार्टिन लूथर किंग, उसकी हत्या 1968 में कर दी गई। वहीं 1969 में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जो है वो चंद्रमा की भूमि पर उतरा। 1970 से 80 के बीच क्या हुआ था कि महिलाओं के आंदोलन के कारण अमेरिकी कांग्रेस ने समान अवसर अधिनियम पारित किया। और वहीं जो है ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा था 1970 में कि टोंगा और फिजी ने ब्रिटेन के अधीनता से मुक्त होकर स्वतंत्रता प्राप्त की। और पापुआ न्यू गिनी जो है ऑस्ट्रेलिया के अधीनता से मुक्त होकर वो अब स्वतंत्र हो गया था। वहीं 1980 से 1990 के बीच क्या होता है कि न्यूजीलैंड को नाभिकीय अस्त्र मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। तब 1984 में। और रेरो टोंगा की संधि ने दक्षिण पैसिफिक को नाभिकीय अस्त्र मुक्त क्षेत्र न्यूक्लियर फ्री जोन घोषित किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है अमेरिका का जो है कि कांग्रेस में जो समान अधिकार अवसर पर उसी टाइम का एक चित्र है। और ये जो है पूरा टाइमलाइन था यहाँ पे। और इसके आगे जो है चैप्टर 9 औद्योगिक क्रांति हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके लिए यूजफुल है, तो क्या है आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और क्या हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।